सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमजद व मेरा नाम कमांडो ट्रेनिंग के लेटर पा गया और हम अपनी यूनिट जो कि इस वक्त गुजरांवाला स्टेशन पर थी इसे चराट नशरा आ गए। हमारी ट्रेनिंग कैंप जलगोइस में लगाया गया। जुमरात को हम जलगोइस कैंप पहुँचे और पहुँचने और हफ्ते से ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहले मरहले में हमें 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ गया। शाम के 8 बजे हमारी रवानगी हुई और सुबह के 4 बजे चुके थे जब हम वापस आए। यार जानू, अगर ये शुरुआत है तो इसके बाद क्या करेंगे हमारे साथ। अमजद के मुंह पर ये अल्फाज थे कि ट्रेनिंग अफसर की गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। तमाम लोग आराम करें, नाश्ता करें और अगर सोना है तो बेशक सो जाएं। ठीक 4:45 बजे दोबारा फालन होगी 4.5 मील टेस्ट के लिए। और अमजद का चेहरा जो आराम की बात सुनकर 200 वाट के बल्ब की तरह चमकने लगा। ये बात ख़त्म होते वक्त लोड शेडिंग की जद में आ गया था। सारी रात चलने के बाद इतना ज़्यादा रेस्ट। वो मुंह बसोर कर बोला, सुना है तुमने, पूरे 15 मिनट का रेस्ट, वो भी सिर्फ 8 घंटे मुसलसल चलने के बाद। वाह भाई, मैं तो चला वापस यूनिट। बेवकूफ़ मत बनो, मैंने उससे चिढ़ा। अगर से ट्रेनिंग मुश्किल है तो बाद में सहूलतें भी तो ज़्यादा हैं। ट्रेनिंग को मुश्किल कहना तो कसर नफ्सी है से हुजूर की, मगर ना इसकी आसानी से नामुमकिन कहा जा सकता है। और जहाँ तक तल्लक है सहूलतों का, तो सहूलत के लिए ज़िंदा रहे तो इससे फ़ायदा उठाना है ना। अमजद, तुझे शिकवा शिकायत के अलावा कोई और कुछ भी आता है? अगर ट्रेनिंग करना है तो करो, नहीं तो शौक से वापस यूनिट चले जाओ। मुझे डीमोरल करने की कोई ज़रूरत नहीं। जानू, तुम खफा होने लगे यार। मैं तो यूं ही क्या यूं ही मैंने कता कलामी हकीकत बयान कर रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे इसकी बात पर हंसी आ गई। हम दोनों जराबें तब्दील करके वहाँ पर पहुँच गए जहाँ से 4.5 मील का आगाज़ होना था, बल्कि ख़त्म होने की जगह भी यही थी। हमने 2.25 मील जाकर वहाँ पर पहले मौजूद इंस्ट्रक्टर से टोकन लेकर वापस अपनी जगह पहुँचना था। कमांडो ट्रेनिंग के शुरू होते ही तमाम स्टूडेंट्स को जोड़ी में हर करना पड़ती थी। इसके अर्फ आम में बड़ी सिस्टम कहा जाता है। साथी का चुनाव इंस्ट्रक्टर की तरफ से कोई मद्दगर नहीं था, इसलिए मैं और अमजद वहाँ भी इकट्ठे रहे। सारी रात की बेआरामी से थकन की वजह से कोया 4.5 भी काफ़ी मुश्किल लगे, लेकिन इतने नहीं कि हमें कमांडो बनने से रोक सकते। हालांकि 300 बंदों ने दौड़ने से इनकार कर दिया था। कमांडो ट्रेनिंग में जो कि हर शख्स की मर्जी का खास ख्याल रखा दाखिल है, इसलिए इन लोगों को ट्रेनिंग से अलहदा कर दिया गया। बाकी का दिन आराम से गुजरा। अगली सुबह फिजिकल टेस्ट था। आर्मी की निस्बत इसका टेस्ट काफ़ी मुश्किल था। हालांकि इत्तेफाक से हम दोनों जिस्मानी लिहाज से फिट थे, इसलिए हमें यह टेस्ट पास करते हुए कोई दुश्वारी पेश न आई। वक्त गुजरता रहा। हर आने वाला दिन पहले से सच साबित हुआ। आए रोज़ बढ़ती सख्ती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेनिंग की इब्तदा में स्टूडेंट की तादाद 2500 थी, जो एक माह बाद 1200 रह गई थी। भाई पहचान पड़ गया है वो भाग दौड़ भी, जो एक मज़ीद कुछ ट्रेनिंग करने के बाद हमें पहले हम पिट्ठू के बगैर ट्रेनिंग करते थे, पिट्ठू पहन करना पड़ती। एक बात बताऊँ जानू, अमजद ने हस्ब आदत मुझे मुख्तसर नाम से पुकारा और इस वक्त हमारा फायर करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। बोले भाई माजिद साहब, आपको कौन रोक सकता है? मैं भी इसके अंदाज में बोला था। ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर बहुत याद आते हैं, पहले बहुत प्यारे थे यार, मुझे बेस्ट भी लगने लगे थे। इन कसाईयों के मुकाबले में वो फरिश्ते रहमत थे। ट्रेनिंग की सख्ती और मुश्किलात के अलावा भी तुझे कुछ सूझता है? ये भी मुश्किल ही हंसी सबत करता हुआ बोला, क्योंकि अगर मैं हंस पड़ता तो इंस्ट्रक्टर्स के पीछे इसने लताइफ का पहाड़ खड़ा कर देना था। हाँ क्यों नहीं, वो जल्दी से बोला। छुट्टी के बारे, ट्रेनिंग के ख़त्म होने के बारे और अपनी शादी के बारे हर वक्त फिक्रमंद रहता था। छुट्टी भी जल्द मिल जाएगी, ट्रेनिंग भी अनकरीब एख्तिताम पजीर होने वाली है। अलबत्ता तुम्हारी शादी ज़रा मुश्किल है। बाकौल तुम्हारी सास अभी तक पैदा नहीं हुई। और वाकई अगले हफ्ते हम दोनों के लिए घर जा रहे थे। फौजी इस्लात में इसे नाइट पास कहते हैं। अमजद का इरादा भी यही था कि वो मेरे 2 दिन मेरे घर गुजारे, क्योंकि इसके घर कराची में था और नौशहरा से कराची 2 दिन में पहुंचना मुमकिन था।
जा के वापस आना शक्ल शुबाब नामुमकिन था। अमजद का आबाई गाँव मानसेरा से थोड़ा सा आगे था। इसका वालिद तलाश माश के लिए अपने पूरे ख़ानदान के साथ कराची जा बसा था। इसका ख़ानदान अमजद के वालिदैन, 3 बहनें और अमजद पर मुश्तमिल था। अमजद अपनी तमाम बहनों से बड़ा था। इसके बरक्स मेरा ख़ानदान काफ़ी वसी था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मुझसे बढ़कर एक बहन और 3 भाई थे। सबसे बड़े का नाम हाकम जान, इससे छोटे का नाम अहमद जान, उसके बाद मोहम्मद जान और तीनों से छोटी जमीला आपा थी। अबू जान अच्छे खासे ज़मींदार थे। तीनों भाई अपनी ज़मीनों ही काश्त करते। इसके अलावा आमदन का और कोई ज़रिया नहीं था। ज़मीन से इतना कुछ मिल जाता कि हमें नौकरी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं फ़कत अपनी ख़ानदानी रवायत की वजह से फ़ौज में भर्ती हुआ था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में पुरखों से ये दस्तूर चला आ रहा था कि ख़ानदान का एक न एक बंदा ज़रूरी फ़ौज में शामिल हो और अपने गर्म पर अपने नाम निकाल था। कुरा में मेरा नाम निकला था। दादा जान के 2 बेटे थे, हाशिम जान यानी मेरे अबू जान और फाजल जान यानी चाचा फाजल खुद भी आर्मी से हवालदार रिटायर हुए थे। इनके बेटे अभी कम उम्र थे और स्कूल पढ़ रहे थे। 2 बेटियां अलबत्ता जवान थीं, शाजिया और सादिया, जिनमें से शाजिया की शादी मोहम्मद जान से और सादिया की मेरे साथ हो चुकी थी। जमीला बाजी की शादी मामूजाद असलम भाई से हो गई थी। इसी तरह बड़े भाई हाकम और अहमद दोनों की शादियां मामू ही की तरफ यानी असलम की बहन से हुई थी। हम तमाम बहन भाई की अपनी औलाद भी थी। मैं खुद एक चांद से बेटे का बाप था जिसका नाम अदनान था। जानू तुम्हारा वालिद अच्छा खासा ज़मींदार है, तुम्हें फ़ौज की नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। गाड़ी से उतरकर हम दोनों पैदल घर की तरफ जा रहे थे। अमजद मुस्तफसार हुआ। बस स्टॉप से हमारा गाँव चंद किलोमीटर दूर था। बस अड्डे पर तांगे वगैरह खड़े थे, लेकिन हम दोनों ने पैदल चलने को तरजीह दी। यार माजे, पहले भी तुम्हें कई मरतबा ये बात बता चुका हूँ कि फ़ौज के अंदर भर्ती होना मेरा ख़ानदानी रवायत है। ख़ानदान की रवायत एक मर्द नहीं, ये पढ़ा लिखा सिर्फ मैं ही था। बाकी तीनों को बचपन ही से काश्तकारी का शौक़ था और अभी तक इसी में जते हुए हैं। मेरा ख्याल है स्कूल से वो भी इसीलिए भागे और काश्तकारी में दिलचस्पी ली ताकि भर्ती होना ना पड़े। अमजद हस्बे आदत दूर की गोड़ी डाला। अगर मैं कहूँ कि तुम गधे हो तो इसमें ज़रा भी मुबाना ना होगा। सिर्फ दुम की कमी है, सींग तो उसके भी नहीं होते। इसमें गधेपन की क्या बात है। सामने की बात है, तुम्हारे भाई 4 से 3 होना चाहते हैं, इसलिए ख़ानदानी रवायत का झांसा देकर तुम्हें फ़ौज में भर्ती करवा दिया। तुमको कौन सा वापडा में हो। मैं जल्द कर बोला। मैं तो गरीब के हाथ गुर्बत के हाथों मजबूर हूँ, वरना कब घोड़ा हो चुका होता। अच्छा, अब अपनी चोंच बंद रखो, भाईजान आ रहे हैं। मैंने दूर से हाकम भाई को अपनी सिमत आते देख कर कहा, मुझे नज़र आ रहा है, ज़्यादा शो होने की ज़रूरत नहीं। अमजद चूँकि पहले भी मेरे घर आ चुका था, इसलिए उन्हें पहचानता था। 2 दिन हमने खूब इंजॉय किया। अमजद शिकार का बहुत शौक था। 12 बोर बंदूक लेकर हम सारा दिन परिंदों के पीछे भागते रहे। अदनान को देखकर तो मेरा भी जी कहता है कि जल्द अज जल्द शादी कर लो। अमजद मेरे बेटे अदनान को अपने साथ लपटा कर बोला, इतने लंबे को किसने बेटी देनी है। मैंने इसके लंबे कद की तरफ इशारा किया। तुमसे 2 इंच कम ही होगा। तुम्हें अगर मिल गई तो कोई मेरे लिए भी दिल फराह के लिए राह बैठी होगी। माजे साहब, मेरे तो चाचा की बेटी है, हम ढूंढ लेंगे कोई चाचा, वो फलसफाना लहजे में बोला। अच्छा यार, ढूंढ लेना, फ़िलहाल तो खाने का बंदोबस्त करते हैं। मैं अदनान को इसके हाथ से लेकर जनाना की तरफ बढ़ा। अगले दिन हम सवेरे ही घर से निकल पड़े ताकि वक्त से अपनी जगह पहुंच सकें। 2 हफ्तों के बाद हमने मंगला पर तैराकी की ट्रेनिंग के लिए जाना था। मैं तो खैर बचपन से तैराक था, अलबत्ता अमजद तैराकी नहीं जानता था और इस वजह से खौफज़दा भी था। यार, इतनी सर्दी में तैराकी, वो रो देने वाले लहजे में बोला। फरवरी में कौन सी सर्दी होती है। मैंने हस्बे आदत से चढ़ाया, ये कोई जनवरी तो नहीं है और यूं भी कमांडो बनने के लिए सर्दी गर्मी नहीं देखी जाती। अगर मौसम के असरात ट्रेनिंग में माना जो हो जाएं तो कल जंग के मैदान में यह सहूलत कौन मुहैया करेगा। कल की कल देखी जाएगी। तुम आज के बारे में सोचो। 1 किलोमीटर मुसलसल तैरना, हमें कोई मछली या बतख तो है नहीं, बंगले तो हो ना। ये वक्त आने पर पूछ लूँगा बंगला बाग साहब, और
जल कर बोला और मुस्कुरा पड़ा। ट्रेनिंग के बाकी मरहले की तरह ये मरहला भी गुजर गया और फिर वो वक्त भी आ गया कि जिसमें हमें पैराशूट के ज़रिए जहाज़ से जंप लगाना था। इसके बाद लॉन्ग मार्च जो 50 किलोमीटर पर मुश्किल होती है माँ साजो सामान के करना पड़ती है। फिर सबसे आखिरी मरहला स्कीम का था जिसमें एक हफ्ता अपने बंदोबस्त पर जंगल में गुजारना। जिस दिन हम जंप के जहाज़ में सवार हुए तो हमारी तादाद सिर्फ 120 रह गई थी। हालांकि ट्रेनिंग की इब्तदा में हम 2500 के करीब थे। अगर कोई छलांग ना लगाए तो अमजद ने जहाज़ में सवार होते वक्त सरगोशी की। मैं खुद नीचे फेंक देंगे, मैं इत्मीनान से बोला। इसने मुंह बना कहा, कभी तो तसल्ली देना, बस डराते रहना। लेकिन मैं इसे जवाब दिए बगैर आने वाले मुश्किल वक्त के मतलब सोचने लग गया। बहरहाल ये मुश्किल वक्त भी बीत गया। जितना हम इससे डर रहे थे उतना ही हमने एंजॉय किया। ट्रेनिंग के खात्मे पर हमें छुट्टी मिली। वापसी पर हम मुकम्मल कमांडो थे। हमारी छाती पर कमांडो की शनाख्त कमांडो विंग लग चुका था। नई बात सुनी है, हम मेस में बैठकर शाम का खाना खा रहे थे कि अमजद बोटी के साथ जोर जमाई करते हुए मुझे मुखातब हुआ। सुनाओ, नहीं सुनी तो अब सुन लूँगा। तो सुनो, अमजद ने लंबी डकार के साथ खाने के इख्तिताम का ऐलान करते हुए कहा। सुबह से जूडो कराटे का कोर्स शुरू है। हाँ मुझे पता है, मैं इत्मीनान से बोला। कमांडो की पूरी सर्विस ही कोर्सों पर मुश्तमिल होती है और हमारी तो अभी शुरुआत है। मारे गए, अमजद माथे पर हाथ मार कर बोला और मैं हंस पड़ा। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। हम दोनों ने 3 साल कमांडो की सर्विस में गुजार दिए और इस दौरान हम मुख्तलिफ पेशा वाराना कोर्सेज करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके थे। मैं 10 दिनों की छुट्टी पर था और अबू जान के कमरे में बैठे इनके पाँव दबा रहा था। चाचा जान भी इधर ही मौजूद थे। अबू जान के साथ ज़मीनों की बाबत कर गुफ्तगू कर रहे थे। चाचा जान और हमारी अभी तक एक ही हवेली में रहाइश पजीर थे। चाचा जान और अबू जान को बिल्कुल अपने बाप की तरह समझते थे। इसी तरह हम बहन भाइयों के साथ भी उनका रवैया बहुत ही शफकत था। अलबत्ता हमारी गलतियों पर टोकना या कोई मुनासिब सजा देने का काम भी चाचा जान ही के को सरंजाम देना पड़ता था। पुत्र पानी तो पिला दो। दौरान गुफ्तगू चाचा मुझे मुखातब हुए और मैं सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गए। चाचा जान चूँकि ताज़ा पानी को पसंद करते थे इसलिए मैं गिलास उठाकर नलके की सिमत बढ़ गया। पानी के गिलास भर कर लौटते ही ये लगा था कि मैंने भाई मोहम्मद को तेज़ कदमों से चाचा फाजिल के कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा। चाचा जान अबू के पास बैठे। मैंने उसे आवाज़ दी। वो सर हिलाकर अबू के कमरे की तरफ मुड़ गया। मैं भी जल्दी से इनके पीछे कमरे में पहुंच गया। मुझे लग रहा था कि भाई के साथ कोई हादसा पेश आ गया है। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ मुझे मोहम्मद जान की तेज़ आवाज़ सुनाई दी जिसने मेरे अंदेशे की तस्दीक कर दी। चाचा, आज भी चौधरी के मवेशी हमारे फसलों में घुस गए थे। मैंने अकबर खान से शिकायत की थी, वो उल्टा मेरे गले पड़ गया। कह रहा था जाओ तुम एप्पल लगवा दो या कुछ और सीखते हो कर बोलो। देखो भाई जान, चाचा मोहम्मद जान को जवाब देने के बजाय अब्बू जान से मुखातब हुए। मैं इसी ज़मीन की बात कर रहा था। इससे पहले भी नूर खान अनवर खान के मवेशी वक्तन फ़वक्तन हमारी फसल का बेड़ा करते रहते हैं। ये चक्कर 7-8 महीने से चल रहा था। पहले तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया, बजाय इसके कि इसके बेटे एहतियात से काम लेते। वो बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं। फिर मैंने अनवर खान से शिकायत की लेकिन वो हंस कर टाल गया। कह रहा था भाई तुम्हारी ज़मीन चारों तरफ हमारी ज़मीन में गिरी हुई है, ये हमें बेच दो और इसके बदले जंगल की ज़मीन ले लो। मगर मेरी सख्ती से इनकार कर देने पर बोला चलो हम एहतियात करेंगे। अभी इससे बात को 2 दिन नहीं गुजरे, आज फिर ये वाक़या हो गया है। अबू जान लंबी सांस लेकर एक लिहाज से सोच में पड़ गए और मैंने इस अशना में आगे बढ़कर चाचा पानी पेश किया। फाजिल चंद दिन मज़ीद देखो, फिर कुछ करते हैं। अबू जान 8 महीने से तो देख रहे हैं, भाई मोहम्मद जान पुष्ट आवाज़ में बोला। लेकिन साफ ज़ाहिर था कि इससे बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। लेकिन सिर्फ इसकी नहीं, हम तमाम भाइयों की आदत थी कि हम अबू जान से दब कर बात करते थे। चचा फाजिल से अलबत्ता हम हर किस्म के गुफ्तगू कर लेते थे। अब तो उन्होंने हमें बुज़दिल समझना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते हमारे एक गाय गलती से इनके खेत में चली गई थी। उन्होंने इतनी पिटाई की कि इसके पीठ पर निशान पड़ गए।
اور تو اور آج اکبر خان کہہ رہا تھا کہ یہ زمین سیدھے طریقے سے ہمارے حوالے کر دو ورنہ لینے کے طریقے بھی ہمیں اور آتے ہیں۔ خیر ہے پتر، چند دن صبر کر لو، ابو جان اسی طرح ٹھنڈے لہجے میں بولے۔ ان کے لینے کے طریقے بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دینے کے طریقے ان کو دکھا دیں گے۔ محمد جان جی ابو جان کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ بھائی محمد جان آپ اسے کہا کچھ نہیں۔ جب ہم ابو کے کمرے سے تھوڑی دور آگے نکلے تو میں نے بھائی سے کہا تاکہ ابو جان یہ چچا فاضل نہ سن سکیں۔ بس اتنی سی ان کی ترقیاں سن کر چچا سے شکایت کرنے چلے آئے۔ وہ اکیلا تھا، فوجی صاحب، دو مسٹنڈے بھی، وہ بے غیرت پہلوان جو زندگی میں کبھی کسی کشتی نہیں جیتے ہوں وہ بھی اس کے ہمراہ تھے، اور میں اکیلا تھا۔ دوسری بات ہے کہ چچا فاضل نے بھی منع کیا ہے کبھی جھگڑا شروع نہیں کرنا، ابھی تک وہ ہی ہوں گے۔ میں نے سر کیا تو اور کیا، شام تک وہیں پھرتے رہتے ہیں۔ ایک ڈیرا بنایا ہوا ہے جہاں گرمیوں میں بھنگ اور سردی میں چرس کا دور چلتا ہے۔ چلو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں۔ میں بیرونی دروازے کا رخ کرتے ہوئے بولا، یار فوجی، ابو کو پتہ چل گیا تو خفا ہوں گے۔ محمد جان نے مجھے روکنے کی جی سی کوشش کی۔ ابو جان کو پتہ نہیں چلے گا ہم کون سا ہتھیار لے کے جا رہے ہیں۔ چلو پھر جو اللہ نے چاہا۔ اس نے میرے ہمراہ قدم بڑھا دی۔ چودھری انور خان ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ اس کے دو بیٹے اکبر خان، اعظم خان، ان دونوں سے چھوٹی ایک بیٹی شیلا تھی۔ دونوں بھائی کنوارے پہلے درجے کے بدتمیز جھگڑالو تھے۔ ان کی بہن کے متعلق سنا تھا کہ شہر میں اپنے ماموں کے پاس رہتے ہوئے MBBS کر رہی ہے۔ چودھری انور خان ایک دفعہ ناظم بھی منتخب ہو چکا تھا اور اپنے آپ کو بڑی توپ شہ سمجھتا تھا۔ اس کے بیٹے اس سے بھی چند قدم آگے تھے۔ پھرتی سے پہلے بھی چونکہ زیادہ تر پڑھائی لکھائی میں مشغول رہا اور پھر بھرتی ہونے کے بعد پردیسی ہو گیا، اس لیے چودھری اور اس کے خاندان کے متعلق میری معلومات وجیز سی تھی۔ محمد جان بھائی ان کے متعلق کافی معلومات رکھتا تھا جو زمینوں تک پہنچتے ہوئے میرے گوش گزار کر چکا۔ اسی وقت ان درختوں کے جھنڈ میں بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی چودھری انور کا ڈیرا نظر آیا، محمد جان نے انگلی سے درخت کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ دور ہی سے چارپائی پر بیٹھے ہوئے تینوں بندے نظر آ رہے تھے۔ تینوں کا روح میری سمت ہی تھا، لیکن ہمارے قریب پہنچنے پر انہوں نے اٹھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ کرم شاہ، آج تم اپنے ڈیرے پر سرکار نظر آ رہی ہے، اکبر خان نے اپنے ساتھی دونوں چیلوں میں سے کسی ایک سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی چودھری صاحب، وہ دونوں یک زبان بولے، اس لیے میں کرم شاہ کو نہ پہچان سکا کہ وہ کون سا شریف ہے۔ ان تینوں میں اکبر کون ہے؟ میں نے سلام کہنے کے بجائے محمد جان بھائی سے پوچھا۔ حالانکہ اکبر خان چہرے پیشر اور لباس کی واضح طور پر پہچانا جا رہا تھا، لیکن میرا مقصد چونکہ اکبر خان کی بے عزتی کرنا تھا، اس لیے میں نے اسے چودھری اکبر خان کی بجائے صرف اکبر کہا۔ میں ہوں چودھری اکبر خان۔ فوجی صاحب، اکبر خان چارپائی پر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس کے اٹھتے ہی دونوں پہلوان بھی جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ اکبر خان ڈی ڈول میں امجد کے مباشرت کا تھا۔ ٹریننگ نے امجد کی باڈی کو مضبوط اور سخت کر دیا تھا، اس کے برعکس اکبر خان کی باڈی سے نرمی جھلک رہی تھی۔ اگر اپنے آپ کو چودھری کہنے سے بندہ چودھری بن جاتا تو پھر تو ہر آدمی موجود سارے نائی اور مراسی بھی چودھری ہوتے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو وہاں چودھری ہی کہتے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو، وہ غصے سے چیخ کر بولا، اور میں جان بوجھ کر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میرا ہنسی سے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ تیری تو، وہ غصے سے بول کھول کر میری سمت توڑا، لیکن ابھی مجھ سے 2-3 فٹ دور ہی تھا کہ میں انگی ٹانگ حرکت میں آئی اور اس کی چھاتی پر لگنے والی ضرب سے وہ اچھل کر چارپائی پر جا پڑا۔ اسے سنبھالو بھائی۔ محمد جان کو یہ کہتے ہوئے میں دونوں پہلوان کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنے حریف کا کمزور پہلو اسے اپنے مطلوبہ نتائج مد نظر رکھو، طاقت کے بجائے اپنے عقل پر بھروسہ کرو، پہلے پن اپنے ہاتھوں میں رکھو اور دوسرے دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے حملہ کرو۔ اپنے استاد صوبیدار مراد صاحب کی یہ باتیں اپنے دماغ میں اسی طرح گونج رہی تھیں جیسے وہ سامنے
पिक्चर दे रहे थे। मैं उतरता हुआ गया और इससे पहले कि वो दोनों पहलवान मोहम्मद जान या मेरी खिलाफ कोई एक्शन लेते, इनके सर पर जा पड़ा। मेरा मकसद चूंकि इनको आर्जी तौर पर नकारा करना था, इसलिए इनकी तोड़ी पर मैंने दायरे चढ़ाए। वो उसी जगह गिर गया। इसी असना में दूसरे ने कंट्रोल पंच मुक्का लगा, अपने दोनों हाथों पर बढ़ाकर मुझे गिरबान से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैं चाहता तो आसानी से अपना गिरबान छुड़ा सकता था, लेकिन मैं ऐसी कोई कोशिश ना की। जैसे ही इसने मुझे अपनी तरफ खींचा, करीब किया, मैंने बाएं घुटना ऊपर उठाकर पूरी कुव्वत से इसकी दोनों टांगों के दरमियान दे मारे। वो अगाह की आवाज़ से नीचे झुकता चला गया और थोड़ी पर लगने पर वो ज़रब से ऐसे बेहोश हो बेगाना कर दिया। मोहम्मद जान अकबर खान दोनों गुत्थम गुत्था थे। जिस वक्त मैं दोनों सुरमाओं को बेहोश करके इनकी तरफ मुड़ा, इसी वक्त मोहम्मद जान इसे नीचे गिरा के ताबड़तोड़ मुक्के बरसा रहा था। नीचे से अकबर भी किसी की कोशिश में मसरूफ था। बस भाईजान, छोड़ दे इस नमूने को। मैंने मोहम्मद जान को बाजू से पकड़कर पीछे खींचा। थोड़ा दिल तो ठंडा करने दें, मोहम्मद जान पीछे होते हुए बोला। मैं भाई को इसकी बात का जवाब दिए बगैर अकबर खान की तरफ बढ़ा, जो मोहम्मद जान के पीछे हटने पर उठ खड़ा हुआ था। चौधरी साहब, ये तंजिया लहजे में बोला, पटके मारने से कुछ नहीं होता, बंदे के अंदर कुछ गैरत भी होनी चाहिए। ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। शर्मिंदगी और गुस्से की शिद्दत है, इससे बात नहीं हो रही थी। मेरा हाथ घूमा और चेहरे पर लगने वाले जोरदार थप्पड़ से वो कोल्हों के बल पीछे जा गिरा। इसके बाद अगर हमारे खेत में तुम्हारे मवेशी घुसे, मेरा फिक्रा अधूरा होने के बावजूद मुकम्मल था। और अब जाओ, जो कर सकते हो कर लेना। रिपोर्ट दर्ज कराते हो या जिरका बुलाते हो। अकबर खान आसगी से उठ खड़ा हुआ और नफरत भरी नज़रों से मुझे घूरने लगा, लेकिन इसने कुछ कहने से गुरेज किया। मैंने भी चंद लम्हे इसे घूरने के बाद मोहम्मद जान से कहा, चलो भाई, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। और मोहम्मद जान बगैर कुछ कहे मेरे साथ चल पड़ा। देने को लफान अभी तक अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं करती। अगला दिन खामोशी से गुजर गया। इसका मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं करना नहीं था। अकबर खान ने शर्मिंदगी की वजह से वालिद या भाई को ये बात बताने से गुरेज किया था। मैंने सारा दिन मोहम्मद जान के साथ ज़मीन पर गुजारा। अकबर खान भी अपनी ज़मीनों पर फिरता नज़र आया, मगर आज वो अकेला था। वो घर पर मेरी आखिरी रात थी और सुबह मैंने वापस जाना था, बल्कि टपने में 10 दिन छुट्टी गुजर गई थी। अपना ख्याल रखना और भाई अहमद जान को भी सारे वाक़े से आगाह कर देना। घर से चलते वक्त मैंने मोहम्मद जान भाई को नसीहत के अंदाज में कहा, फौजी साहब, वो मुस्कुराया, आप तुम बड़े भाइयों को भी नसीहत करोगे? नसीहत नहीं, मशवरा दे रहा हूँ। जवाबन मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। इसे हाथ पिलाकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाकी घर वालों से मैंने पहले ही रुख्सत ले ली थी। हस्बे मामूल मैं किसी खास वाक़े के बगैर यूनिट पहुँच गया और जाते ही मैंने अपने सीनियर को बताया। नाइट पास, इसने हैरत से पूछा, अभी तो तुम पहुँचे हो और अभी से नाइट पास? सर, घबरा घर में एक मसला आ गया है। मैंने वहाँ मौजबाना लहजे में जवाब दिया। अभी जाना है? मुस्तफसरा हुआ। नहीं सर, कल सुबह। ठीक है, एसजीसी और सीनियर सूबेदार को बता दूंगा, फिर जैसे उनकी मर्जी। और मैं सर हिलाकर अपने कमरे में आ गया। क्यों भाई, नाइट पास का क्या चक्कर है? क्या अभी तक अदनान की अम्मा से जी नहीं भरा? मेरे कमरे में दाखिल होते ही अमजद का चहका, नहीं यार, ऐसे कोई मसला नहीं।